गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, जिसमें आपने स्टार्स के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा और हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में अभी तक आपने पढ़ लिया है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो आपको पेज नंबर 64 पर व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, उसमें में से एक लौता अपना ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर जहां पर लाइफ पॉसिबल है। सो क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ appears blue because nearly 2/3 of surface is covered by water. अर्थ की इमेज आप देखो तो मोस्टली इट इज ब्लूइश इन कलर। रीजन क्योंकि इसका 66% हिस्सा काय से बना हुआ है, वाटर से। मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर वाटर बॉडीज, ओके। जो most of the area is covered by water, that is why it is bluish in color. Elements like water, air, heat and light which are essential for living are available on the earth. अब कौन-कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो सबसे पहला लाइट, सेकंड वन इज द वाटर, हीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयर। इन 3-4 चीजों का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है अगर किसी प्लैनेट पर अगर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करवानी है या फिर वहां पर होती है तो। एंड अर्थ इज वन ऑफ दोस प्लैनेट्स, एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट द सन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑर्डर भी लिख के दिया था कि पहला मर्क्यूरी, सेकंड वन इज द वीनस, थर्ड वन इज द अर्थ। सो एक तरीके से स्ट्रेटेजी ऐसी लोकेशन ऐसी है कि ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड, तो टेम्परेचर जो है वो भी काफी मॉडरेट है, ओके। These factors make the planet fit for living beings to survive and grow. और यही एक फीचर ऐसा है, मतलब यही फीचर यही खास बात है आपके हमारे प्लैनेट की कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं। It is the fifth largest planet in our solar system. ये अगर लार्ज प्लैनेट की बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ओके। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। अब बच्चों ये तो आपकी एनिमेटेड इमेज है, बट लेकिन ये थोड़ा स्लाइटली फ्लैट है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट है, ओके। ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, क्राउड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है और इक्वेटर की तरफ थोड़ा बाहर निकला हुआ है। इस टाइप की शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। ये जियोइड शेप इसी के अर्थ की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से ही निकला हुआ है कि ऐसा शेप जो कि अर्थ की तरह दिखता है उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। तो सिंस इसका जो शेप है वो थोड़ा अलग है, तो अगर फिर से बता देता हूँ कि एट द पोल्स, ये हमारे पोल्स है, ओके, ये हमारे पोल्स है, यहाँ से फ्लैट है और जो इक्वेटर है यानी कि सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स, है ना। सैटेलाइट्स मैंने आपको बताया था कि मून हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सैटेलाइट क्या होता है कि प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड, वेयरएज सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व होती हैं, प्लैनेट के अराउंड, है ना। जैसे नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून है तो मून के आसपास ही चक्कर लगाती है। तो एंड एज वेल एज अब आपने किसी ने पूछा था कि ये एक फिक्स पाथ में क्यों घूमते, तो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। कोई ऐसा फोर्स जो अपनी तरफ खींचे तो वो इस वजह से प्लैनेट्स को कहीं दूसरी जगह मूव करने नहीं देता। ठीक वैसे ही अपने अर्थ का भी अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो मून है वो रिवॉल्व होता रहता है, उसके अराउंड चक्कर काटता रहता है, ओके। Just as Earth revolves around the Sun, the Moon revolves around the Earth on its own fixed orbit. It is known as the satellite of the Earth. Satellites are small heavenly bodies that revolve around the planets in their fixed orbit. The word satellite is derived from the Latin word sattles, meaning an attendant. अब ये जो word है satellite, कहाँ से लिया गया? From the Latin word, है ना।
जो लैटिन वर्ड लिया गया है जो कि है सेटलर, वी सेटल्स, जिसका मतलब होता है अटेंडेंट, जो कि हमारे अर्थ का अटेंडेंट, एक तरह से अटेंडेंट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। They do not have their own light. अब सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना, उनके पास खुद की हीट होती है। They shine because of the light of the sun which they reflect. और वो शाइन, जो हमें मून जो दिखता है वो हमें जो व्हाइट कलर का शाइनी टाइप ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, क्योंकि वो जिसके ऊपर जो लाइट पड़ती है उसकी वजह से। ओके, तो वो उसके बाद में खुद की लाइट नहीं, वो किससे बोरो करता है, सन से। एश नाउ हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, सैटेलाइट जो होती है टू टाइप्स की होती है। पहली होती है नेचुरल सैटेलाइट, जो कि हम हमारी मून के बारे में हमने पढ़ा है ना, जो हमारा मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि उसको वो नेचुरली बना हुआ है। बट अगेन हम नेक्स्ट सैटेलाइट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो कि हम ह्यूमंस बनाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि अभी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी है, अभी रिसेंट टाइम्स हमने मून पर भी सैटेलाइट्स भेजी थी। तो ऐसी सैटेलाइट जो कि हम ह्यूमंस बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, स्पेस के बारे में जानने के लिए, या फिर अदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर स्पेस में गैलेक्सी में क्या हो रहा है, मतलब उसको रिसर्च करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए जब हम सैटेलाइट्स बनाते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, नाउ हम डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। A small celestial body that revolve around a planet is known as natural satellite. The moon is the only natural satellite of the Earth. Its diameter is 1/4 of the Earth. It's about 384,400 किलोमीटर away from Earth. Earth से मून तक की डिस्टेंस कितनी है, 384,400 किलोमीटर। एंड ये हमारे अर्थ से 4 टाइम्स छोटा है। ओके, It appears very big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये other planets से other planets से बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ से काफी नजदीक है, इसलिए काफी बड़ा दिखता है। We can now compare the size of the sun and the moon and also estimate how far the two are from. और इससे वैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सन हमसे कितना दूर होगा। ओके, बिकॉज इतना दूर है जिसकी वजह से हमें सन थोड़ा स्मॉल शेप में दिखता है, और हमारा मून हमें बड़ा शेप में इसलिए दिखता है क्योंकि वो नजदीक है, हमारा मून अर्थ के काफी नजदीक है। The shape of the moon noticeably changes every night. On some nights it is completely visible, while on the others it is partially visible. These are the nights when we cannot see anything. Okay, अब जो मून है, अब उस मून में आपने देखा होगा कि उसका शेप रोजाना चेंज होता रहता है ना। आप अगर उसको कंटिन्यूसली 15 डेज भी देखोगे, आप वो देखोगे हर दिन उसका शेप या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जैसे हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, है ना। जब घटते हुए बढ़ता है और जब 15 डेज कंप्लीट करता है तो हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं, और जब वो पूरा मून जो फुल मून है उसके बाद से वापस उसका शेप घटता जाता है, और जब 15 डेज बाद हमें कोई मून नहीं दिखता, हम उसको न्यू मून डे बोलते हैं। उस दिन पूरा हमें कुछ नहीं दिखता, तो ये शेप, और उस दिन हम अमावस्या बोलते हैं। तो ये सर्टेन चेंजेस आते रहते हैं। मून्स को एक्चुअली 28 डेज लगते हैं, 28 डेज लगते हैं उसको टोटली रिवॉल्व होने के लिए, और उसको 28 डेज उसको लगते हैं रिवॉल्यूशंस के लिए भी। इस वजह से हम उनको डिफरेंट शेप्स में डेली देखते हैं। ओके, नाउ हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपने मूवीज में, आजकल इमेजेस, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे बारे में देखी होगी। ओके, तो सबसे पहली सैटेलाइट जो हमने स्पेस में भेजी थी वो हमने भेजी थी आर्यभट्ट 1975 में। इसके बाद में हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुए। ओके, रिसेंटली हमने चंद्रयान भेजा, उससे पहले हमने मार्स मिशन भेजा, उसके बाद ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स लाइक इनसैट, IRS, ईडोसैट, सबसे मतलब बहुत सारे ऐसे अमंग मोस्ट फेमस सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने स्पेस में लॉन्च करी है। ओके, अभी किसके थ्रू जाती है, साइंटिस्ट ने क्या करा कि साइंटिस्ट ने ऐसा एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनाया जिसको कि इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो यूनिवर्स में जाके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होके या किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होके वहां से हमें इमेजेस भेज सके, एंड जिससे कि हम स्टडी कर पाए। ओके,
अब उनको वहां तक लेके कौन जाता है, स्पेस शटल, जो स्पेसशिप्स होते हैं रॉकेट्स के थ्रू उनको स्पेस में भेजा जाता है। ओके, आजकल बहुत सारी कंट्रीज लॉन्च कर रही है सैटेलाइट्स। ओके, अभी कम से कम अर्थ के आसपास ऐसे अभी 3000 सैटेलाइट्स है, और ये आई थिंक ये आपकी बुक में डाटा थोड़ा पुराना है, बट लेकिन डे बाय डे हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सैटेलाइट्स और हो भी गई। ओके, अब जो हमने सबसे पढ़े अदर हेवनली बॉडीज है ना, हमने मून्स देखे, हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखी, पर हमने और भी अदर हेवनली बॉडीज देखी हमारे अर्थ के अराउंड। ओके, कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सब हमें दिख जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से, हम एक मेटेराइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी इमेज मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ये एक मेटेराइट्स की इमेज दिख रहा है आपको कैसा है, और हमने एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर था तो हम थोड़ा डिस्कस भी करते हैं कि मेटेराइट्स क्या होते हैं। आई होप आपको रिकॉल कर लिया, और अगर नहीं करा तो मैं आपको आज वापस समझा देता हूँ क्या होते हैं ये। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व शूटिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई। आप उसको हिंदी में बोलते हो टूटता हुआ तारा, बोलते हो कि there are nothing but burning piece of rocks that is called meteorites. Meteorites basically टूटता हुआ तारा नहीं होते, ये rocks होते हैं, यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था मेसोस्फीयर में जाके ये टोटली बर्न जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उस चीज़ को जलना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो हमें जब नाइट स्काई में हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि टूटता हुआ तारा गुजर रहा हो। They travel at a very high speed which causes friction due to air. बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में आते हैं, तो जिससे कि हमारी एयर होती है उससे वो फ्रिक्शन हो जाता है, तो हिसाब हो जाता है ना। जब आप एग्जाम्पल अगर लेना, जब आप दो पत्थर को घिसते हो तो आग लग जाती है ना, आग लग जाती है ना। एंशिएंट टाइम में ऐसी आग अगर अर्ली ह्यूमन जलाते थे तो वो कैसे जलाते थे, पत्थरों को रख करके। ठीक वही फिनोमेना यहाँ पर होता है, यहाँ पर पत्थर और एयर के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इस रॉक पर आग लग जाती है। जैसे आग लग जाती है तो हमारे मेसोस्फीयर वाली लेयर उसको पूरी तरीके से जला देती है। ओके, इसी चीज को हम बोलते हैं मेटेराइट्स। Due to this, they become hot and cause a bright streak of light across the night sky. This streak of light and not debris itself is called a meteors. Sometimes a meteor does not completely burn out and falls on the surface of the earth and creates a hollow known as craters. अब क्या होता है, कभी-कभी जो रॉक्स की साइज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एज ए रिजल्ट पूरी तरीके से जल नहीं पाते मेसोस्फीयर में, तो फिर भी ये एंटर कर जाते हैं। जब एंटर कर जाते हैं तो हमारे अर्थ की सरफेस में गिरते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, क्रेटर बना देते हैं, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। जब है ना कोई मेटेराइट्स की वजह से हमारे अर्थ पे कोई डैमेज हो, हमें रॉक्स के जो गिरते हैं तो वहाँ पे वो गड्ढा टाइप कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर्स। तो क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर आपने हिंदी शब्द होगा तो उल्का पिंड आपने कभी सुना होगा। These pieces that do not strike the surface are called meteorites. अब जो पूरा जल जाता है उसी को हम बोलते हैं मेटेराइट्स। और अगर वो जल और वो टोटली नहीं जल पाता है, मतलब आधा जल जाता है और आधा वो अर्थ की सरफेस का, तो उसको हम मेटेओर्स बोलते हैं। और जब पूरा जल जाता है स्काई में, हमारे एटमॉस्फेयर मेसोस्फीयर में जब पूरा जल जाता है हम उसको बोलते हैं मेटेराइट्स। अब जो हमारे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो कि हमारे दो प्लैनेट्स के बीच में दिखती हैं। तो ये दिख रही है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, आपके बुक में भी इमेज इसकी पेज नंबर 65 में ये वाली, ये ना एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, जो कि इन दो प्लैनेट्स के बीच में, एक मार्स और सेकंड वन इज द जुपिटर। Numerous rock bodies are located between the orbits of Mars and Jupiter. These bodies are called asteroids. According to the scientists, asteroids are parts of planets that have exploded billions of years ago. The largest asteroid in the solar system is the Ceres. अब साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये एस्टेरॉइड्स हैं, यहाँ पे हो सकता है बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई प्लैनेट हो जो कि टूट गया हो, है ना, उसमें फिनोमिना या कोई भी घटना हुई हो जिसकी वजह से वो प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया हो। एज रिजल्ट ये जो बेल्ट या एस्टेरॉइड से हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में ये पूरी बेल्ट बनी हुई है। अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो रिकॉग्नाइज किया गया साइंटिस्ट ने, उसका नाम है सीरस। अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉमेट्स। ओके,
Comets are a large solid piece of ice, dust particles and gases that revolve the space. अब comets क्या है? ये ना रॉक से बने हुए हैं, ना कुछ एस्ट्रॉइड्स में बड़े बड़े प्लैनेट्स के टुकड़ों से, रॉक से बने हैं, ये कहाँ से बने हैं? कहाँ से बने हैं? आइस, बर्फ या फिर डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के पार्टिकल्स या फिर गैसेस जो कि स्पेस में है ना। स्पेस जो है हमारा, वहाँ पे डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस हैं। ओके, These are glowing celestial bodies. ये बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, आपको दिख ही रहा है ना कितना ग्लो कर रही है वो। They have a head called nucleus and a long luminous gas tail. अब ये जो पोर्शन है ये इनका हेड होता है जो काफी ग्लोई करता है और फिर धीरे धीरे ये फेड होना स्टार्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं इसकी टेल। ओके, They move around the sun in an elliptical orbits. They had of a comet always faces the sun. अब जो ये वाला पोर्शन का हेड है ना इसका, ये सन की तरफ फेस करता है, सन के अराउंड चक्कर काटता रहता है स्पेस में। ओके, जो लास्ट हमने कॉमेट फॉल्स जो देखा था हेलिकॉमेट्स है ना, जो कि हर 76 इयर्स में दिखता है, बिकॉज सिंस प्लैनेट की तरह ये भी ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, तो अर्थ को जो विजिबल होता है हेलिकॉमेट वो हर 76 इयर्स में विजिबल होता है। लास्ट टाइम ये 1986 में अपीयर हुआ था। ओके, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो हमारा बचता है यूनिवर्स। आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती हैं और उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स, है ना। जब हमारा सन और हमारे 8 प्लैनेट्स क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम। ओके, इस पूरे सोलर सिस्टम को और इन सारे स्टार्स को मिला के क्या हम बोलते हैं, गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, हिंदी में आकाश गंगा। और ये बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स। व्हेन वी लुक इनटू द वास्ट एक्सपांसेस ऑफ द स्काई वी कैन ओनली सी अप टू सर्टेन लिमिट्स। जब हम अर्थ से हम अपने स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा स्पेस। ओके, साइंटिस्ट बिलीव दैट स्पेस इज लिमिटलेस। साइंटिस्टों का मानना है कि स्पेस का कोई अंत नहीं है। ओके, लिमिटलेस है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स। और स्पेस में कोई सी भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसी को हम यूनिवर्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज एंड ऑल द वास्ट स्पेसेस in between. The universe is believed to have formed at least 15 billion years ago. और इसको फॉर्म हुए कम से कम 15 बिलियन ईयर्स हो गए। साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि सब शायद बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे और भी शायद अलग सोलर सिस्टम्स होंगे, अलग गैलेक्सीज होंगी, वहाँ हो सकता है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, नहीं करती हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी भी रिसर्च जारी है, पर इतना मानना है कि स्पेस अभी तक साइंटिस्टों के लिए लिमिटलेस है, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।